हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। सुबह के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे आप लोगों को कवर करवाया जा रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। मॉर्निंग का जो हमारा झारखंड माध्यमिक आचार्य का क्लास है, इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 के टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज यूनिट 3 को हम लोग कवर करने वाले हैं। और रात का जो 8 बजे का क्लास है, इसके अंतर्गत जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का अगर आप एग्ज़ाम का पैटर्न देखिएगा, या फिर बीपीएससी के द्वारा भी बोला गया है, शिक्षा सचिव के द्वारा भी बोला गया है कि वहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो आप लोगों के लिए मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11-12 को तो चैप्टर वाइज कंप्लीट कर ही दी हूँ। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं एक नया सेशन स्टार्ट की हूँ, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी में आप लोगों का चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, वो मॉर्निंग की क्लास को और रात के 8 बजे की क्लास को भी जरूर देखिए। ये दोनों ही क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, यहाँ पे मैं नंबर लिख दे रही हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप एक मिनिमम फीस में नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको झारखंड माध्यमिक आचार्य का पेपर 1 और पेपर 2 आपका सोशियोलॉजी का सभी स्टडी मटेरियल विद एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पेपर 2 का स्टडी मटेरियल, जिसमें आपके जीके जीएस का 40 मार्क्स का आएगा, और साथ ही साथ आपका जो पेपर 3 80 मार्क्स का है सोशियोलॉजी, उसको भी आपको एक मिनिमम फीस है। बीपीएससी टीआरई की फीस की बात की जाए तो सिर्फ आपको 1000 का पेमेंट लगेगा, और झारखंड माध्यमिक आचार्य का आपका ओनली 2000 आपको पेमेंट लगेगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को मैं थ्योरी तो प्रोवाइड करूंगी, प्लस आप लोगों को एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, ठीक है। तो उसका भी आप लोगों को टेलीग्राम पे डेली टेस्ट होगा, तो आप लोग पेड ग्रुप से जरूर ज्वाइन होइए। देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँ तो झारखंड माध्यमिक आचार्य का, जिसके अंतर्गत आज हम लोग क्लास को मतलब यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे, और आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संरचना। तो आप लोग सिलेबस को देखे होंगे, टोटल इसमें 67 हमको यूनिट दिए गए हैं। फिर 67 यूनिट का फिर आपको सब टॉपिक भी है, जैसे कुछ ऐसे आपको यूनिट 2 में ही देखिए कितने दिन लग गए। तो सिलेबस तो हमको सभी चीज़ों को कवर करना है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो अगर मैं जितने भी फास्ट वे में करूँ, तो आप लोगों को विदिन 2 मंथ्स मुझे टाइम लगेगा ही इसको पूरा कवर करवाने में। और जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट ज्वाइन होंगे, उनके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि उनको नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स में इजी वे में, एकदम सरल भाषा में उसको आप लोगों को पहुंचा दे रही हूँ, आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से फॉर्मेट को दिया जा रहा है, आपको नोट्स को दिया जा रहा है, ताकि आप उसको पढ़ के आराम से समझ सकें। कैसे? तो देखिए, सोशियोलॉजी के अंतर्गत तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, सोशियोलॉजी का ऐसा आपका कीवर्ड रहता है कि उसको हमको समझना जरूरी होता है। अगर आप उस कीवर्ड को समझ लीजिएगा तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संरचना, तो इसी के अंतर्गत आपको कार्ल मार्क्स का अधोसंरचना, अधिसंरचना क्या है इसको समझना होगा, आर्थिक निर्धारणवाद क्या होगा उसको समझना होगा। जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसको भी आपको समझा दिया है, आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जब आप समझिएगा, मैंने वही किया है कि नोट्स को आपको इजी वे में सरल भाषा में लिखा है, ताकि आप उसको पढ़ने के बाद भी उसको समझ सकें। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संरचना, यानी सोशल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषाओं से समझते हैं कि पहले आप समझिए कि संरचना आखिर होता क्या है। संरचना यानी स्ट्रक्चर, यानी बनावट कोई भी चीज़ का। आप जैसे इस पेन को ही ले लीजिए, तो इसको जब आप देखिएगा तो इसका अलग अलग बनावट है। इसका ये कैप रहा, इसका बॉडी है, नीब है, इसके अंतर्गत इंक है। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर ये क्या बन जा रहा है, ये एक
पेन बन जा रहा है, जिसको कि हमको बोर्ड पे लिखने के काम आ रहा है। आप मोबाइल के साथ ही दे सकते हैं कि मोबाइल में भी कितने सारे फीचर्स होते हैं, सभी चीज़ों को मिलके क्या होता है कि कोई भी संरचना बनती है। उसी प्रकार से हम लोग संरचना को किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो समाज के अंतर्गत। ठीक है, समाज के अंतर्गत जो हमारी संरचना है हम उसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, किन किन चीज़ों से, किन किन तत्वों से मिल के बनना है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसके संदर्भ में गिंसबर्ग महोदय बोलते हैं कि सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूप, सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूप अर्थात विभिन्न समूहों से, विभिन्न समितियों तथा संस्था आदि के संकुल से, मतलब एक ही तरह का चीज जो क्या होता है जिसकी संख्या ज़्यादा है। जैसे हम लोग जिस सोसाइटी के अंतर्गत रहते हैं, आपको बहुत सारे संस्थाएं, आपको समितियां ही मिलती हैं, बहुत सारी समितियां। तो जब बहुत सारे समितियों का जो समूह होगा तो वो क्या कहलाएगा, संकुल कहलाएगा। ठीक है, तो उससे बन क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है, सामाजिक संरचना बोला जाता है। कोजर महोदय बोलते हैं कि सामाजिक संरचना का आशय विभिन्न सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक रूप से स्थिर एवं प्रतिमानित संबंधों से है। कोजर महोदय क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो संरचना है वो क्या कर रहा है, विभिन्न इकाइयों से बना है, उसके बीच तुलनात्मक रूप से क्या है, हमारे स्थिरता पाई जाती है, प्रतिमानित उसके अपने संबंध होते हैं, वो अपना सामाजिक, आर्थिक, कानूनी रूप से क्या होता है, एक उसको मान्यता मिलता है, उसके हिसाब से वो चलता है, तो वो सामाजिक संरचना कहलाता है। उसी प्रकार से नॉडल महोदय बोलते हैं कि सामाजिक संरचना अंगों की क्रमबद्धता है की ओर संकेत करती है। यह संरचना तुलनात्मक रूप से स्थिर होती है, लेकिन इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तनशील नहीं होती है। ठीक है, सामाजिक संरचना इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। किसके द्वारा, तो हर्बर्ट, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था आपका हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर जी के द्वारा। कहाँ पे किया गया था, तो सबसे पहले इसका शब्द का उन्होंने यूज किया। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि नहीं इसको मतलब सुचारू रूप से इसको अपने प्रयोग, मतलब अपने सिद्धांतों में किसने प्रयोग में लाया, तो सबसे पहले तो यूज टू किए थे हर्बर्ट स्पेंसर। लेकिन अगर इसको बोले कि नहीं प्रतिमानित रूप से हम लोग कौन इसको सबसे पहले प्रयोग किए हैं, इस शब्द का यूज किए थे हर्बर्ट स्पेंसर, लेकिन प्रतिमानित रूप से कौन किए थे, तो दुर्खिम किए थे। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना होगा, किसमें, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इसमें उन्होंने इसका प्रयोग किया था। सबसे पहले यूज किए थे हर्बर्ट स्पेंसर ने, और उसके बाद इसका प्रयोग किए थे तो आपके दुर्खिम जी करते हैं किसमें, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। हर्बर्ट स्पेंसर जो सामाजिक संरचना का प्रयोग किए थे वो किसके द्वारा किए थे, तो वो बोले थे कि ये विभिन्न भागों का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन है। उन्होंने, हर्बर्ट स्पेंसर ने मानव शरीर के साथ समाज की तुलना की थी। जैसे देखिए, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे करूँ, इसको ऐसे बनाती हूँ, अब बताइए ये क्या है, आप ये बता सकते हैं ये क्या है, कुछ आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे ड्राइंग करूं तो आप इसको बता सकते हैं कि नहीं ये थोड़ा मानव के जैसा लग रहा है, किसके जैसा, मनुष्य के जैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें इसके सिर को दिखाया जा रहा है, ये दोनों इसके हाथ है, ये दोनों इसके पैर हैं, और ये इसका शरीर है। लेकिन इसमें हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या ड्राइंग बना रही हूँ। तो हर्बर्ट स्पेंसर
स्पेंसर बोल रहे हैं कि जो हमारा समाज है वो कैसा है, तो मनुष्य के शरीर के जैसा है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो शरीर का बनावट है, सिर का अपना आँख, नाक, कान सब सही जगह पे है, तो एक मनुष्य का शरीर का निर्माण हो रहा है। आप कल्पना कीजिए कि अगर नाक के जगह पे कान आ जाए, कान के जगह पे आपका हाथ निकल जाए, ठीक है, तो क्या शरीर का जो बनावट है आपको सही पता चलेगा, सही ढंग से लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है सबका अलग अलग फंक्शन है, हाथ का अलग फंक्शन है, पैर का अलग फंक्शन है, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें से कोई एक अंग अगर सुचारू रूप से काम नहीं करे तो हमारा मनुष्य का जो शरीर है वो सुचारू रूप से काम नहीं होगा। उसी प्रकार से उन्होंने समाज को इसके बारे में क्या बताया है कि जो ये सोसाइटी है, तो उसी प्रकार से क्या हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है, जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा सोसाइटी है। क्या है? ये सोसाइटी है, हमारा समाज है। तो ये क्या है? विभिन्न तत्वों से मिलकर बना है। विभिन्न तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे ये आपका शिक्षा हो गया, ठीक है, आपका एडुकेशन हो गया, ये आपका फैमिली हो गया, ठीक है, ये आपका मैरिज हो गया, ये आपका क्या हो गया? मैरिज हो गया। उसके बाद ये आपका वर्किंग जो प्लेस आपका हो गया, ये आपका रिलीजियन हो गया, आपके जितने भी धर्म हो गए, ये सभी चीज़ें हो गए। इससे क्या बन रहा है? सोसाइटी का निर्माण हो रहा है। सबका अपना अपना काम है, सब अपना अपना काम कर रहा है, उसके हिसाब से जो काम है उसको कर रहा है। तो ये जब सुचारू रूप से कर रहा है तो इसकी संरचना, ये सोसाइटी की क्या है? इन सभी चीज़ों से इन मिलकर समाज का निर्माण हो रहा है और सब अपना सही ढंग से काम कर रहा है, तो ये समाज का निर्माण हुआ है। इसी को उन्होंने बताया है, मनुष्य के शरीर के साथ तुलना करके बताया कि अगर इनमें से किसी का भी अगर संरचना में कोई परिवर्तन हो जाता है तो जो हमारा सोसाइटी है वो सही रूप से काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बात की है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा। तो विभिन्न परिभाषाओं से अगर हम इसको देखेंगे तो सामाजिक संरचना की अगर आपको विशेषताएं पूछा जाए कि आप बताइए कि सामाजिक संरचना की क्या विशेषता है, तो सामाजिक संरचना क्या है? एक क्रमबद्धता है, क्रमबद्ध तरीके से ये जुड़ा होता है। आप इसको देखिए, आप शिक्षण संस्थान के साथ देख सकते हैं कि कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज होता है, जैसे स्कूल में ऐसा तो नहीं है कोई एक टीचर आया और वो सारा सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर रहता है, सबका अलग अलग टाइम रहता है। स्कूल जैसे सुचारू रूप से चले तो इसके लिए प्रिंसिपल होते हैं। आपको स्कूल के अंतर्गत गार्डनर भी मिलेंगे, कुक भी मिलेंगे, तो सबका अलग अलग, कोई जो रजिस्टर को मेंटेन कर रहे हैं वो भी रहेगा, क्लर्क भी रहेगा, तो सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। सब जब सुचारू रूप से सही ढंग से काम करते हैं तो किसका निर्माण हो रहा है? एक शिक्षण संस्थान यानी एक स्कूल का निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि संरचना क्या है? तो ये क्रमबद्धता है, ये स्थायी होती है। ऐसा नहीं है कि आज आपको ऐसा दिख रहा है तो फिर कल आइएगा तो कल अलग हो जाएगा। ये स्थायी संरचना होती है जिसके अंतर्गत आपकी जितनी भी संस्थाएं, संगठन, ये सभी आ जाएंगे और सबका अपना अपना उप संरचना भी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोली कि रिलीजियन क्या है? धर्म भी हमारे सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब आपको क्या है? धर्म के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के धर्म मिल जाएंगे, विभिन्न प्रकार के जाति मिल जाएंगे, उसका भी अलग अलग संरचना है, लेकिन वो भी अपना क्रमबद्ध रूप से काम कर रहा है। ठीक है, तो सामाजिक संरचना में हमारे मूल्य समाधि, हमारे वैल्यूज जो होते हैं वो शामिल होते हैं। सामाजिक संरचना के अपने प्रत्येक अंग निर्धारित होते हैं। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। ठीक है, क्या सामाजिक संरचना क्या होती है? अमूर्त होती है, और लेकिन ब्राउन और नॉडल महोदय इसको मूर्त मानते हैं। आशय आपका जो सामाजिक संरचना है वो एक संगठन के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन सामाजिक संरचना का विरोध भी कौन करते हैं? तो मर्टन महोदय करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से गिंग्सबर्ग, कोजर, नॉडल महोदय ने इसकी परिभाषाएं दी, उसी प्रकार से अगर आपको हम अदर थिंकर की भी परिभाषा देखें तो जैसे पार्सन्स होंगे कि सामाजिक संरचना परस्पर संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों के साथ साथ प्रत्येक सदस्यों के द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की प्रत्येक सदस्यों के द्वारा, हर एक सदस्य का अपना अलग अलग काम होता है। ठीक है,
और उसको वो क्रमबद्ध रूप से जब काम करता है तो वो संरचना कहलाती है। ब्राउन महोदय बोलते हैं कि सामाजिक संरचना का जो अंग है वो मनुष्य ही है। जिस प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना को मनुष्य के साथ तुलना की थी, मानव शरीर के साथ तुलना की थी, ब्राउन महोदय भी बोलते हैं कि सामाजिक संरचना का अंग मनुष्य है। स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए हैं व्यक्तियों की क्रमबद्धता है। कार्ल मैनहीम बोलते हैं कि सामाजिक संरचना सामाजिक शक्तियों परिस्थितियों का एक जाल होता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सामाजिक शक्तियाँ परिस्थितियों का जाल किसने कहा है, तो कार्ल मैनहीम ने कहा है। तो ये सभी चीज़ें, ये परिभाषाएं हम लोगों ने देखी। अब हम लोग सामाजिक संरचना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को देखेंगे। क्या देखेंगे? सामाजिक संरचना से रिलेटेड महत्वपूर्ण अवधारणाओं को। तो देखिए, सामाजिक संरचना के अगर उससे रिलेटेड प्रमुख अवधारणाओं की बात की जाए तो सबसे पहला आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, वो क्या है? प्रकार्य। क्या देखने को मिलेगा? प्रकार्य। ठीक है, ये प्रकार्य आखिर क्या होता है? तो सामाजिक संरचना का वह तत्व जो सामाजिक संरचना को, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देता है। कोई भी तत्व हो गया आपका, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी इम्पोर्टेंट है सामाजिक संरचना को बनाने के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट है वो प्रकार्य कहलाएगा। ठीक है, जो भी हमको महत्वपूर्ण है, जो भी हमको मदद कर रहा है, जो भी संरचना सामाजिक संरचना को बनाए रखने में हमें इम्पोर्टेंट कर रहा है, वो सभी क्या कहलाते हैं? तो प्रकार्य कहलाते हैं। तो इसके लिए जो मर्टन महोदय हैं, रॉबर्ट किंग मर्टन, उन्होंने मर्टन महोदय ने 2 प्रकार के प्रकार्यों के बारे में बात की है। कितने प्रकार के प्रकार्यों के बारे में? 2 प्रकार के प्रकार्यों के बारे में बात की है। वो 2 प्रकार्य कौन कौन से हैं? तो प्रकट प्रकार्य और दूसरा है अप्रकट प्रकार्य। क्या बताए हैं? प्रकट प्रकार्य और दूसरा उन्होंने बात किया है अप्रकट प्रकार्य। तो आपको पता चल गया कि 2 प्रकार के मर्टन ने कितने प्रकार के प्रकार्य बताए हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य। प्रकट प्रकार्य जिसको कि गोचर प्रकार्य बोला जाता है, वे प्रकार्य जो वांछित होते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो प्रकट प्रकार्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और जो अप्रकट प्रकार्य हैं जो कि अवांछित होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों अनभिज्ञ होते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है कि कौन हेल्प कर रहा है सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अप्रकट प्रकार्य हो जाएगा। तो ये था प्रकार्य। एक और शब्द आता है आपका अप्रकार्य। क्या आता है? ये प्रकार्य हो गया। एक शब्द आता है अप्रकार्य। ठीक है, तो अप्रकार्य का मतलब क्या होता है? तो अप्रकार्य वो हो गया जो सामाजिक संरचना का वह तत्व जो सामाजिक व्यवस्था को कमजोर बनाता है। ठीक है, उसको अप्रकार्य, जो समाज की संरचना के लिए हेल्पफुल है, मददगार है, ठीक है, पॉजिटिव है, वो आपका प्रकार्य हो गया। और जो सामाजिक संरचना को क्या कर रहा है कि उसको क्षति पहुंचाने का काम कर रहा है, उसकी संरचना को विघटन करने का काम कर रहा है, वो आपका अप्रकार्य हो गया। जैसे इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं अपराध को। देखिए, अपराध किसी को कोई व्यक्ति को सिखाया नहीं जाता है कि यार तुम अपराध करना सीखो, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति है वो अपराध करना सीख जाता है। तो समाज के अंतर्गत चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? समाज की जो संरचना है इसकी बनावट में ये क्षति पहुंचा रहे, तो वो क्या कहलाएगा? अप्रकार्य कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मर्टन महोदय का हम लोग को देख लें। अब नेक्स्ट है हैरी एम जॉनसन। क्या नाम है? हैरी एम जॉनसन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? सामाजिक संरचना के 2 स्तरों के बारे में बात की थी। कितने स्तरों के बारे में? 2 स्तर। पहला उन्होंने बताया था कि संरचनात्मक उपप्रणाली। क्या बात की थी? संरचनात्मक उपप्रणाली। और दूसरा इन्होंने बात किया था प्रकार्यात्मक उपप्रणाली। प्रकार्यात्मक उपप्रणाली, प्रकार्यात्मक उपप्रणाली, ये कौन बात करते हैं? तो हैरी एम जॉनसन करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और हमारे थिंकर हैं
इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि लिखने में सुविधा हो। तो नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इन्होंने 2 प्रकार की संरचनाओं के बारे में बात की है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार की संरचनाओं के बारे में बात की है इन्होंने। पहला ये बात करते हैं अधोसंरचना। क्या बात करते हैं? अधोसंरचना, जिसको कि बोला जाता है सब स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरा ये बात करते हैं अधिसंरचना। अधिसंरचना जिसको भी बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? सुपर स्ट्रक्चर। जो सब स्ट्रक्चर होता है ये हमारी बुनियादी संरचना होती है। क्या होती है? हमारी बुनियादी संरचना होती है, जिसको कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होंगी, जैसे आपका शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सभी चीज़ें, जो भी हमारे रोजगार हो गया, जो हमारे आर्थिक गतिविधियां जो हमको मदद कर रही है, वो अधोसंरचना के अंतर्गत आएंगी। जो हमारी आर्थिक व्यवस्था, जैसे आर्थिक प्रणाली हो गई, आर्थिक शक्ति होगी, आर्थिक व्यवस्था हो गई, आर्थिक गतिविधियां होगी, वो सभी सब स्ट्रक्चर के अंतर्गत यानी अधोसंरचना के अंतर्गत आएंगी। और जितने भी सामाजिक व्यवस्था है या फिर जितने भी धार्मिक व्यवस्था है, वो सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगे। इसी अधोसंरचना अधिसंरचना के अंतर्गत कार्ल मार्क्स एक और अपना सिद्धांत देते हैं। वो क्या है? आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत देते हैं। ठीक है, कौन सा सिद्धांत? तो आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत किनका है, तो कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें वे बोलते हैं कि जब हमारे आर्थिक संरचना में यानी हमारे सब स्ट्रक्चर में अगर परिवर्तन आता है, जैसे मान लीजिए व्यक्ति के पहले जीवन कैसा था? सरल था, ठीक है। वो कहीं अगर किसी व्यक्ति है, उसके घर में जन्मदिन है, तो वो मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा है, प्रसादी चढ़ा रहा है। लेकिन जब उसके देखिएगा कि उसकी स्थिति में, उसके आर्थिक स्थिति में जब परिवर्तन हो रहा है, तो उसका शौक भी बढ़ रहा है। अब क्या कर रहा है? वो अपना बच्चे का बर्थडे पार्टी मना रहा है, केक काट रहा है और बड़े बड़े पार्टियां दे रहा है। तो उसका जो सामाजिक व्यवस्था, उसमें भी परिवर्तन आ गया, उसकी धार्मिक स्थिति में भी परिवर्तन आ गया, उसके संस्कृति मूल्य में भी परिवर्तन आ गया। तो यही आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत है। आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत किनका है? तो कार्ल मार्क्स का है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अधोसंरचना, अधिसंरचना और आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही आपको जानना जरूरी है कि अधोसंरचना ये आर्थिक गतिविधियों से रिलेटेड है और जो अधिसंरचना है ये हमारी धार्मिक गतिविधियों से, हमारे मूल्य, नैतिक रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक प्रथाएं, इन सभी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्सन्स महोदय। वे बोलते हैं अपने पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में उन्होंने सामाजिक मूल्य का आर्थिक आधारित अपनी सामाजिक संरचनाओं के बारे में बात की थी। आपको आज का होमवर्क रहा कि मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इस पुस्तक की रचना उन्होंने कब की थी? पार्सन्स, टालकट पार्सन्स ने कब की थी? और इसी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि अपनी इसी पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने अपना एजिल मॉडल जो सिद्धांत था उसको दिया था। वे बोलते हैं कि कोई भी जो सामाजिक संरचना है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी 4 प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं, मतलब 4 चीज़ें उसको हेल्पफुल करती हैं। वो 4 प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं जिसको इन्होंने एजिल मॉडल के रूप में इन्होंने वर्णन किया है, उसको हम लोग देखते हैं। कौन कौन सा? आपको मुझको बताना है कि उनका ईयर क्या, टालकट पार्सन्स का है। तो हम लोगों ने देखा कि कार्ल मार्क्स ने अधोसंरचना, अधिसंरचना दिया है, आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया है, और एक और थिंकर इसके अंतर्गत कौन है? तो टालकट पार्सन्स है। कौन है? टालकट
पार्सन्स है। इनकी थ्योरी का नाम क्या है? एजिल मॉडल। उन्होंने सामाजिक मूल्य आधारित अपने सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने 4 प्रकार बताए थे। इसी के अंतर्गत उन्होंने अपना एजिल मॉडल, ये इनकी थ्योरी है, इन्होंने इसको दिया था। एजिल मॉडल क्या सिद्धांत होता है? ए फॉर होता है आपका एडॉप्टेशन। क्या होता है? एडॉप्टेशन, यानी कि अनुकूलन, जिसको कि हिंदी में क्या बोला जाता है? अनुकूलन। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत जितनी भी पर्यावरण आर्थिक प्रणालियां होती हैं वो सभी आती हैं। क्या आएगा आपका? जितना भी पर्यावरण और आर्थिक प्रणालियां होती हैं कि ये सभी चीज़ें क्या करती हैं? समाज के संरचना को बनाने में इसको हेल्पफुल होती हैं, वो आ जाएगा। जी फॉर होता है गोल। ठीक है, जी फॉर होता है गोल, यानी लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण, इसके अंतर्गत आपका सामाजिक व्यवस्था में उपलब्ध जितने भी संसाधन है उसके जो आधार है, जो इसका निर्धारण कर रहे हैं, वो आपका जी यानी लक्ष्य निर्धारण गोल के अंतर्गत आएगा। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि आपका एकीकरण। क्या हो जाएगा? एकीकरण। इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था में जो आपका एकीकरण है, जैसे उसको बनाए रखने, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में, जैसे कि आपका धर्म, कानून, नैतिकता, ये सभी चीजें आ जाएंगी। धर्म, कानून, नैतिकता, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। AGIL, एल मतलब लेटेंसी। ठीक है, यानी कि तनाव रक्षण, इसको हिंदी में बोला जाता है तनाव रक्षण। इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था, उसकी जो स्थिति है उसको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, यानी समाज के अंतर्गत जो व्यक्ति है, जैसे उसका सामाजिकरण सही प्रकार से हो, तो जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होगी, शिक्षा हो गया, परिवार हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या करता है कि जैसे तनाव उत्पन्न नहीं हो, व्यक्ति का सामाजिकरण हुए रहो, तो वो आपका लेटेंसी के अंतर्गत आता है। तो एजिल मॉडल किनका था? तो टालकट पार्सन्स का था। किनका था? टालकट पार्सन का। साथ ही साथ सामाजिक संरचना के प्रकारों के बारे में भी वे बात करते हैं कि पार्सन से 4 प्रकार के सामाजिक संरचना बताई है। वे कौन कौन सा है? पहला हो गया सार्वभौमिक अर्जित विन्यास, जो कि औद्योगिक समाज इन सभी से रिलेटेड है। फिर दूसरा उन्होंने बात की है सार्वभौमिक प्रदत्त विन्यास। तीसरा बात करते हैं विशिष्ट अर्जित विन्यास, और चौथा है विशिष्ट प्रदत्त विन्यास। ठीक है, वहीं जो लेवी स्ट्रॉस हैं, उन्होंने अपना संरचनावाद का सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी में। इसमें वे बोलते हैं कि सामाजिक संरचना को मानसिक प्रत्यय मानते हैं। क्या मानते हैं? मानसिक प्रत्यय मानते हैं कि, और इसमें बोलते हैं कि इसमें कोई अनुभव का हमारा लेना देना नहीं है कि समाज को हम अपने अनुभव के आधार पर, कि हमको ऐसा वैसा नहीं है, समाज के संरचना को चलाने के लिए हमको सुचारू रूप से इसको चलाना होगा। इसकी संरचना के अंतर्गत जितनी भी समितियाँ संगठन है उसको सुचारू रूप से चलाना होगा। तो आई होप आप लोगों को आज का जो क्लास है ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उन सभी को भी आप लोग अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसका जो कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल है वो पेड ग्रुप में आपको मिल जाएगा। और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।